क्लासिकल मैकेनिक्स के ब्यूटीफुल जर्नी में आपका ई स्कॉलर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री। ये हमारा दूसरा लेक्चर है फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री का। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू ड्रॉ द पोटेंशियल। आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ द फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री फॉर दैट गिवन पोटेंशियल। सो let's assume we have a potential V is equal to minus k x square by 2 plus x की पावर 4 divided by 4। ओके, x square by 2 plus x की पावर 4 divided by 4। ओके, सो हमें इस गिवन पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इस किसी भी सिस्टम का, किसी भी गिवन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ बेसिक रूल फॉलो करने होते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि x की किन वैल्यूज़ के लिए v 0 हो रहा है। ठीक है, हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है v वर्सेस x का। सो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि x की किन वैल्यूज़ के लिए v की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। सो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे, v इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें x की वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन चला गया, सो माइनस 2 और ये इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी और वो वैल्यूज़ क्या है, एक x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू √2 प्लस माइनस √2। ओके, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस √2। सो पोटेंशियल 0 होने के लिए x की कौन कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस √2। ओके, सो हमें ये वैल्यूज़ मिल गया जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और इसकी वैल्यूज 0 पुट करेंगे। किस लिए अभी बताते हैं। डेल वी ओवर डेल एक्स और इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। यहाँ से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यूज कहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो मैक्सिमा हो रहा है और कहाँ पे ग्राफ जो है मिनिमा हो रहा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये करना आवश्यक है। ठीक है, सो आइए करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 2 से 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, 2x प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब। ये होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें सो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 0, सेकेंड पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू प्लस 1 और थर्ड पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे ये वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब हम इन पे प्रॉपर्टी चेक करेंगे। डबल डेरिवेटिव इसका क्या कह रहा है, डबल डेरिवेटिव ऑफ v dx स्क्वायर। ठीक है, डबल डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। सो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी -1 प्लस 3x स्क्वायर। ओके, सो हम डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं v का, सो इसकी वैल्यू आएगी -1 प्लस 3x स्क्वायर, सिंपली यहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे इसका जो टर्म आ रहा है वो आएगा नेगेटिव, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, हमें सिंपली -1 मिलेगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। ओके, अगेन डबल डेरिवेटिव ऑफ dx स्क्वायर पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू +1 पुट करिए या -1 पुट करिए, ध्यान दीजिए। डबल डेरिवेटिव हम पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू अगर +1 पुट करते हैं या -1 पुट करेंगे तो इस डबल डेरिवेटिव में x स्क्वायर का टर्म है। x स्क्वायर का टर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, +1 होगा तो भी x स्क्वायर 1 वैल्यू देगा और -1 रखेंगे तब भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। सो इस केस में इसकी वैल्यू आएगी 2
एंड अगेन अगर x इक्वल टू -1 भी रखते हैं तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट हमारा नेगेटिव और x इक्वल टू 0 पे आ रहा है नेगेटिव और x इक्वल टू +-1 पे आ रहा है क्या, पॉजिटिव। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो डबल डेरिवेटिव अगर हमारा नेगेटिव होगा तो वो हमारा अनस्टेबल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे पॉइंट को, अनस्टेबल पॉइंट। नोट कीजिए अनस्टेबल पॉइंट, और अनस्टेबल पॉइंट का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार का होगा। ओके, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव यानी कि वो पॉइंट रिपल्सिव पॉइंट यहां पे दे रहा था। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वो अट्रैक्टिव यानी कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिपल्सिव पोटेंशियल, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव यानी कि रिपल्सिव पोटेंशियल, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल। अट्रैक्टिव पोटेंशियल यानी समथिंग अगर उस रीजन में रहेगा पार्टिकल, सो वहाँ पे जो है स्मॉल ऑसिलेशन जैसी चांसेस अवेलेबल रहेंगे। जबकि यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट ऑफ यहाँ पे कोई किसी ऑब्जेक्ट को आप रखते हो और मोशन कराओगे तो या तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा या तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी पार्टिकल का मोशन आप देखना चाहोगे तो सिंपली SHM की तरह ऑसिलेट करेगा। ओके, सो सिंपली हम डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब हो गया रिपल्सिव पोटेंशियल, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब हो गया अट्रैक्टिव पोटेंशियल। ओके, सो हमने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। x इक्वल टू, जहाँ पे एक x की वैल्यूज रखने पे यहाँ पे v की वैल्यू 0 हो रही है, और हमें कर्वेचर से पता चल रहा है कि प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमने देखा कि x इक्वल टू 0 पे जो है रिपल्सिव पोटेंशियल को शो कर रहा है ये ग्राफ, और x इक्वल टू +1 या -1 पे ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल को शो कर रहा है। अब हम इन सारे टर्म्स को हम किसी भी ग्राफ में गिवन ग्राफ में हम रखने की कोशिश करेंगे और सारे के सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे, सो हमें v का ग्राफ फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो देखिए दिस इज द v वर्सेस x ग्राफ। एक और चीज हमें यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर लेना चाहिए, और वो चीज ये है कि प्लस माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा। ये तो रहे जनरल पॉइंट्स, कुछ जनरल पॉइंट्स जिसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे रखते हैं और x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे इस इक्वेशन को रख के देखते हैं कि वैल्यूज क्या आ रही हैं। ठीक है, सो एट x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर होगा, ये नेगेटिव टर्म है। x इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे, x की पावर 4 है, पावर 4 यानी कि पॉजिटिव टर्म को डोमिनेट करेगा। और पॉजिटिव टर्म को डोमिनेट करने का मतलब हो गया जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल भी क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। किस पे, x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे। इसको समझने के लिए आप कोई जनरल वैल्यूज भी ले सकते हो। जनरल वैल्यूज यानी कि सपोज x इक्वल टू 1000 ले लीजिए आप, x इक्वल टू 1000 लेंगे, सो फर्स्ट टर्म का 1000 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 1000 की पावर 4 है। ठीक है, ध्यान दीजिए केवल 1000 का स्क्वायर है और 1000 की पावर 4 है, तो जाहिर सी बात है सेकेंड टर्म विल बी डोमिनेंट, और जब ये डोमिनेंट करेगा तो इसका जो साइन है पॉजिटिव, जो ये डिफाइन कर रहा है कि v जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। सेकेंड, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, अगेन माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर पॉजिटिव देगा अगेन, बट ये टर्म माइनस होने की वजह से ये नेगेटिव ही रहेगा। बट यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी की पावर 4 है, ये टर्म अगेन डोमिनेट करेगा, और जैसा ही हमारा सेकेंड टर्म डोमिनेट करेगा, सो यहाँ पे भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। यहाँ पे भी आप x इक्वल टू कोई सा भी वैल्यूज आप लेके पुट करके आप रख सकते हो। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म विल बी डोमिनेंट, और सेकेंड टर्म का जो साइन क्या है वो पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन की तरफ वो डोमिनेट करेगा। सो पॉजिटिव साइन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ डोमिनेट करेगा। अगर यहीं पे नेगेटिव होता सो ये क्या करता, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ वो करता, यानी कि माइनस इन्फिनिटी, बी की वैल्यू क्या होती, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती। ओके, सो होप सो। अब इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ग्राफ में रख के उन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे, सो हमें एक ग्राफ प्राप्त हो जाएगा जो हमारा v का ग्राफ होगा। ओके, सो एक और चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि x इक्वल टू 0 पे, ध्यान दीजिए x इक्वल टू 0 पे जो है v की वैल्यू क्या हो रही है, 0। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं x इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 हो रहा है, लेकिन x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे v की वैल्यू क्या हो रही है उसे भी एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, v एट प्लस माइनस 1। मैं दोनों एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ
क्यों? क्योंकि प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू सेम आएगी और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगा इक्वेशन में। सो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, सो इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस के 1/4 आएगी। ओके, कहाँ पे? x इक्वल टू प्लस 1 पे भी और x इक्वल टू माइनस 1 पे भी, दोनों के लिए जो v का जो v की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? माइनस के 1/4। ठीक है, सो अब इन सारे टर्म्स को हम सबसे पहले पुट करते हैं। x इक्वल टू 0 ये रहा हमारा, x इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1 पे भी कुछ ना कुछ हो रहा है, सो x इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1। रूट टू की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, सो रूट 2 समथिंग सपोज यहाँ पे है, प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2। ओके, सो हमारे पास कुछ गिवन पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स पे और एक प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। सो ध्यान दीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे भी क्या है? इन्फिनिटी है, सो ग्राफ कहीं ना कहीं इधर की तरफ होगा। एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी है, तो ग्राफ कहीं ना कहीं इधर की तरफ होगा। ओके, सो दो चीजें हमने देखी, एक ग्राफ इन्फिनिटी से और इधर माइनस इन्फिनिटी के लिए। ओके, हमें पता है x इक्वल टू 0 पे जो पोटेंशियल है वो कैसा है? रिपल्सिव पोटेंशियल है। सो रिपल्सिव पोटेंशियल किस तरह से बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। रिपल्सिव पोटेंशियल किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। और x इक्वल टू माइनस 1 पे जो है अट्रैक्टिव पोटेंशियल बन रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे भी और प्लस 1 पे भी और माइनस 1 पे भी अट्रैक्टिव पोटेंशियल बन रहा है। सो इसका ग्राफ कहीं ना कहीं यहां पे होगा। बट x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो माइनस डायरेक्शन में 1/4 है। सपोज हमारा माइनस 1/4 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस 1/4। सो x इक्वल टू प्लस 1 पे जो है इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 1/4। ठीक है, सो यहां पे भी x इक्वल टू प्लस 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 1/4। ये माइनस 1/4 हो गया। ठीक है, अब बाकी के टर्म्स को टेंड हमें ग्राफ का पता चला है, पता है पहले से ही। सो हम पॉइंट्स को मिलाते हुए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो हमारे पास एक पोटेंशियल का ग्राफ मिल जाएगा जो कि आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ। नाउ ओके, सो आई थिंक अब किसी भी सिस्टम का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, किसी भी गिवन इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन आस्क मी। स्पेशली सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या देखा कि पोटेंशियल कहाँ पे एक्स की किन वैल्यूज के लिए v की वैल्यू 0 हो रहा है। उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा को डिफाइन किया। मैक्सिमा और मिनिमा इसलिए ताकि जो है कि वहाँ पे अट्रैक्टिव पोटेंशियल और रिपल्सिव पोटेंशियल का फाइंड आउट कर सके। और जैसे हमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पोटेंशियल प्राप्त हो गया और हम उस पर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे उसके ग्राफ को हम प्रॉपर्टीज को हम चेक कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन में शो कर रहा है। बस इतना ही करना होता है किसी भी सिस्टम का ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ओके, सो अब हमारे पास एक गिवन पोटेंशियल है। अब हमें उस पोटेंशियल के लिए जो है क्या करना है? फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री हमें इस गिवन पोटेंशियल के लिए फाइंड आउट करना है। सो आइए करते हैं। One more thing I want to say that this is the even function, because if you put vx equal to v of minus x और ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं, सो फंक्शन होता है हमारा इवन फंक्शन। और जब भी इवन फंक्शन होगा सो जो हमारा y एक्सिस होता है, y एक्सिस के सिमेट्रिक हमें एक ग्राफ प्लॉट होता है। जैसा हमारा y एक्स के लेफ्ट साइड में होगा, सेम एज इट इज y एक्स के राइट साइड में भी ग्राफ प्लॉट होता है। ओके, कब? जब हमारा पोटेंशियल कैसा हो? इवन पोटेंशियल हो, चाहे इवन फंक्शन हो। ठीक है, सो इस तरह से हम इवन चेक कर सकते हैं। सो हमें पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर ग्राफ के लिए फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी प्लॉट करनी है। और अगर आप मेरा पहला लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे हम फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी प्लॉट करते हैं। सो अगर नहीं किया है कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिफरेंट एनर्जी लेवल पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, सपोज ये एनर्जी लेवल E।
ठीक है, E1 ले लिया। सो इसके लिए हमें फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी सबसे पहले फाइंड आउट करना है, और आपको पता है कि V वर्सेस X है, सो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी P वर्सेस X होगा। ठीक है, हम एक सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे, और वो इक्वेशन ये है कि टोटल एनर्जी जो होती है, क्या टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी E क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हम बस एक ही इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम एक लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, टोटल एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी हुई। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हुई। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखिए, सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, दो रीजन, क्लासिकल अलाउडेड रीजन एंड क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। हमें दो रीजन डिफाइन करने, क्लासिकल अलाउडेड रीजन एंड क्लासिकल फॉरबिडन रीजन फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होने के लिए जो एनर्जी है, एनर्जी को बड़ा होना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव होने के लिए ध्यान दीजिए, अगर टोटल एनर्जी बड़ी होगी और ये क्वांटिटी छोटी होगी तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, क्लासिकल अलाउडेड रीजन। ओके, अगर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन हो गई ई से, सो वो टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इसकी कंडीशन क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन ई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन ई, इन दैट सिनारियो ये क्लासिकल फॉरबिडन रीजन हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि क्लासिकल अलाउडेड रीजन में हम फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो हमारे पास एक गिवन एनर्जी लेवल है E1, इसके लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा रीजन क्लासिकल अलाउडेड है और कौन सा रीजन क्लासिकल फॉरबिडन है। ओके, सो क्लासिकल अलाउडेड रीजन और क्लासिकल फॉरबिडन रीजन डिसाइड करने के लिए सिंपली एक ही चीज आपको देखना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो क्लासिकल अलाउडेड रीजन, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है तो क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। इसे आप दो तरीके से कर सकते हो कि वैल्यू लेके आप पुट कर दीजिए और एनर्जी की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए कि टोटल एनर्जी बड़ी है या पोटेंशियल एनर्जी। अदरवाइज आप ग्राफ को देख के भी सिंपली एनालिसिस कर सकते हो कि वो रीजन जो है, पर्टिकुलर रीजन जो है क्लासिकल अलाउडेड रीजन होगा या क्लासिकल फॉरबिडन रीजन होगा। वो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, मैं इन रीजन को डिफाइन कर रहा हूँ, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन एंड फिफ्थ रीजन। हमारे पास 5 रीजन गिवन है फॉर दिस एनर्जी लेवल के लिए। ठीक है, अब इन पांचों रीजन में हम क्लासिकल अलाउडेड रीजन और क्लासिकल फॉरबिडन रीजन डिफाइन करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम सिंपली ग्राफ देखेंगे। ग्राफ तो देखना सबको आता होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अगर आपको ग्राफ देखने आता है तो आप ये चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ में जो वैल्यू ऊपर होती है उसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है, और जो वैल्यू ग्राफ नीचे होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले सकता हूं, सपोज हमारे पास कोई ग्राफ है। ठीक है, सपोज हमारा कुछ इस तरह का है, तो जाहिर सी बात है अगर हमारे पास दो चीजें हैं, एक ये और सेकंड चीज ये, ठीक है, दो ग्राफ आपको है, तो जाहिर सी बात है 1 और 2 दो रीजन अगर आप डिसाइड करते हो तो जो वैल्यूज ऊपर होगा ग्राफ में, जिसकी वैल्यू ऊपर होगी, सपोज हम 2 पॉइंट्स ले लें। ठीक है, सपोज ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो ग्राफ अगर ये ऊपर है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और ग्राफ ये डाउन है, पॉइंट इसके नीचे है, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे होगी। नीचे होने का मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, सो आप बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, छोटी में से बड़ी को घटाएंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग हम पॉजिटिव और निगेटिव साइन कंसीडर कर सकते हैं। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, आपको ग्राफ एनालिसिस करना है, ग्राफ देखना है, और ग्राफ देख के आप बताइए क्लासिकल अलाउडेड रीजन कौन सा है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन कौन सा है। हमें 2 पॉइंट कंसीडर करने होंगे और 2 पॉइंट को देखना होगा कि ये पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है। ऑलवेज ध्यान दीजिए, ऊपर लाई करने वाला जो पॉइंट है या जो ग्राफ होगा, ठीक है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है तभी अगर ऊपर लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू हाई होगी, और जो कंटिन्यूअस नीचे लाई कर रहा है उसकी वैल्यू लो होगी। सिंपली आप इस ग्राफ पे आइए, पोटेंशियल इस रीजन में क्या है, हाई है। कैसे हाई है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाई कर रहा है, एनर्जी का ग्राफ यहाँ पे है, जबकि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इससे ऊपर लाई कर रहा है, और पोटेंशियल के ऊपर लाई करने का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल जो है बड़ा है टोटल एनर्जी से इस पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, सो इस केस में पोटेंशियल ज्यादा बड़ा हो गया, इसका मतलब कौन सा रीजन हो जाएगा, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। एनी डाउट,
नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस रीजन, रीजन यहीं पे ब्रेक हो रहा है ना, इस रीजन के पहले देखिए जो पोटेंशियल का ग्राफ है टोटल एनर्जी के ग्राफ के ऊपर है कि नहीं है। ये रहा पोटेंशियल का ग्राफ और ये रहा टोटल एनर्जी का ग्राफ। किसका ग्राफ ऊपर है? पोटेंशियल का। पोटेंशियल का ग्राफ ऊपर होने का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी हुई, टोटल एनर्जी क्या हुई? कम हुई सिस्टम की। और जैसे ही टोटल एनर्जी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी हुई, सो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि वो रीजन कौन सा है? क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। ठीक है, ओके। सेकेंड रीजन में आइए। सेकेंड रीजन के लिए, सेकेंड रीजन क्या कह रहा है? जो हमारा सिस्टम है, पोटेंशियल तो ये रहा, बट एनर्जी ये रही, एनर्जी ये है और पोटेंशियल ये है। सो एनर्जी का ग्राफ ऊपर है और पोटेंशियल ग्राफ इसके नीचे है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी बढ़ी हुई, पोटेंशियल कम हुई, और जैसे ही पोटेंशियल कम वैसे ही आप डिसाइड कर सकते हो कि जैसे ही पोटेंशियल कम टोटल एनर्जी ज़्यादा, सो पॉजिटिव। रीजन कौन सा हो गया? क्लासिकल अलाउडेड रीजन। ये क्लासिकल फॉरबिडन रीजन हमने डिसाइड कर लिया। थर्ड रीजन पे आइए। थर्ड रीजन में क्या है? पोटेंशियल ये रहा हमारा और एनर्जी क्या है? ये रही थर्ड रीजन के लिए। और जैसे एनर्जी ये रही तो आपको पता चला पोटेंशियल का ग्राफ से एनर्जी का ग्राफ नीचे है। सो पोटेंशियल बड़ा है और एनर्जी छोटी है। पोटेंशियल बड़ा और एनर्जी छोटी, डायरेक्टली कंसीडर कीजिए। पोटेंशियल बड़ा, एनर्जी छोटी, नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। ये रीजन क्या हुआ? क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। फोर्थ रीजन, इस रीजन पे आइए। यहाँ पे पोटेंशियल जो है यहाँ पे है और एनर्जी यहाँ पे है। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल यहाँ है और एनर्जी कहाँ है? यहाँ पे है। सो एनर्जी बढ़ी हुई है, पोटेंशियल, एनर्जी बढ़ी हुई है, एनर्जी बढ़ी हुई, यानी क्लासिकल अलाउडेड रीजन। क्लासिकल अलाउडेड रीजन, एनी डाउट? नहीं होना चाहिए, क्लासिकल अलाउडेड रीजन। और इस रीजन के लिए, रीजन 5 की बात करें, सो रीजन 5 के लिए पोटेंशियल का ग्राफ ऊपर है और एनर्जी का ग्राफ कहाँ पे लाई कर रहा है? नीचे की तरफ। और पोटेंशियल का ग्राफ ऊपर होने का मतलब क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बड़ा है, एनर्जी छोटी है। पोटेंशियल बड़ा, एनर्जी छोटी, पोटेंशियल बड़ा, एनर्जी छोटी। कम ऑन, पोटेंशियल बड़ा, एनर्जी छोटी, नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, यानी क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। एनी डाउट? बिल्कुल नहीं। ओके, डन। सो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ग्राफ प्लॉट करने के पहले सबसे पहले हम यही कंसीडर करते हैं कि कौन सा रीजन जो है क्लासिकल अलाउडेड है और कौन सा रीजन क्लासिकली फॉरबिडन है। तो जैसे ये चीज़ ड्रा हो जाती है, फाइंड आउट हम कर लेते हैं। सो हम पर्टिकुलर केस के लिए क्लासिकल अलाउडेड रीजन के लिए फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड साइड। ओके, अब क्या होगा? सिंपल, ध्यान दीजिए, एक ही चीज, इस इक्वेशन को देख के आप क्या कर सकते हो? पोटेंशियल पे ही डिपेंडेंसी है पूरी की पूरी चीज। पोटेंशियल अगर बढ़ेगा, पोटेंशियल अगर बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, पोटेंशियल अगर बढ़ेगा सो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगा सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल बढ़ेगा सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल अगर डिक्रीज करेगा सो काइनेटिक एनर्जी को क्या होना होगा? बढ़ाना होगा। क्योंकि हमारे सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है ना। सो हमें बस यही दो थंब रूल अपनाने हैं, ठीक है? यही बस एक थंब रूल है। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और पोटेंशियल एनर्जी घटेगा सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी का ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। हाफ ऑफ m वी स्क्वायर बढ़ने का मतलब क्या हो गया? m तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, और जैसे ही पता चला आपको वेलोसिटी बढ़ रही है सो p क्या होता है? मोमेंटम होता है। और मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली बढ़ेगी सो मोमेंटम भी डायरेक्टली बढ़ेगा, क्योंकि वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वेलोसिटी को हम बढ़ाएंगे कब? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वेलोसिटी को हम घटाएंगे कब? जब काइनेटिक एनर्जी घटेगी। और काइनेटिक एनर्जी को घटाने और बढ़ाने से हमें जो सिस्टम प्राप्त होगा वही हमारा होगा फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री। ओके, सो आइए ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। हमारे पास एक पार्टिकल है,
या अब बिना पार्टिकल के भी जूम कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल को आप यहाँ पे छोड़ दो तो क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, बिल्कुल स्मॉल ऑसिलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। पार्टिकल यहाँ से मूव करेगा और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और इस मैक्सिमम के बाद फिर पोटेंशियल इंक्रीज करने लगा और पोटेंशियल के इंक्रीज करने के साथ ही वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होने लगेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के इंक्रीज के साथ क्या होती है, घटने लगती है। सो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पार्टिकल वैसे वैसे वेलोसिटी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि वहां पे जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए ध्यान दीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर केस के लिए इन दोनों पॉइंट्स पे जो है क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ओवरलैप कर रहा है, यानी कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम हो रही है, और सेम होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। ओके, सो देयर विल बी नो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ज़्यादा वो नहीं करना। फिर अब आगे देखिए करना क्या हमें, पार्टिकल को हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, तो पार्टिकल ड्रॉप कर रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ क्यों रही है, ध्यान दीजिए, वेलोसिटी बढ़ क्यों रही है, क्योंकि पोटेंशियल कम हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीमेंट हो रहा है। सो आप यहाँ से क्या करेंगे, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे। वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा मोशन प्लस एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, इसलिए हमारा जो मोमेंटम भी होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन। मोमेंटम की दो डायरेक्शन, एक प्लस और दूसरी माइनस। सो हमारा जो मोमेंटम किस डायरेक्शन में मोशन होगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा मोमेंटम का फ्लो। सो मोमेंटम कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। कब तक बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, और वो पॉइंट हमारा ये है। आप इस पॉइंट्स को भी नोट कर सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करने लगा। पोटेंशियल इंक्रीज करेगा सो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज यानी कि मोमेंटम भी क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। ओके, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू जीरो हो जाएगी, मोमेंटम जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी वेलोसिटी जीरो। सो यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो। एनी डाउट अगर है तो उसको आगे कंसीडर कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब अगेन सपोज यहाँ से पार्टिकल वापस मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। जैसे ही पार्टिकल वापस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, सो क्या होगा, अगेन पोटेंशियल ड्रॉप करना शुरू कर देगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो क्या हमें ऊपर की तरफ ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमने इस प्लस एक्सिस को, अगर हमारा मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, सो हमने इसको पॉजिटिव मोमेंटम का डायरेक्शन दिया हुआ है। सो जब पार्टिकल उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएगा तो हमारा मोमेंटम कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सो हमारा मोमेंटम नेगेटिव इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। मोमेंटम इंक्रीज करने लगेगा, मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, क्योंकि पोटेंशियल घटने लगा अगेन। कब तक घटेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम आने के बाद फिर जो है पोटेंशियल इंक्रीज करने लगा, और फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज यानी कि मोमेंटम डिक्रीज, और फिर फाइनली जीरो। एनी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में हम कोई फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ नहीं कर सकते, इस रीजन के लिए भी कोई फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ नहीं कर सकते, इस रीजन के लिए भी, ठीक है। सो ये हमारा रहा फर्स्ट रीजन, और फोर्थ रीजन के लिए भी एज इट इज बिल्कुल सेम फिनोमिना होगा। हमारे पास पार्टिकल है, पार्टिकल इंक्रीज, पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, सो मोमेंटम इंक्रीज करेगा, पार्टिकल का मोमेंटम इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम आएगा यहाँ पे। इसके बाद पोटेंशियल फिर जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, यानी पोटेंशियल इंक्रीज करने लगा। सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज यानी कि मोमेंटम डिक्रीज। सो मोमेंटम यहाँ पे डिक्रीज करेगा, और फिर अगेन वहाँ से अगर पार्टिकल रिटर्न होगा तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम इंक्रीज करेगा, और फिर एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा, और मैक्सिमम के बाद फिर जो है पोटेंशियल इंक्रीज करने लगा। सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज यानी कि मोमेंटम भी डिक्रीज करने लगेगा, और मोमेंटम डिक्रीज करेगा, सो पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखिए एक मैं कोई अनदर जनरल पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज ये हमारा एनर्जी लेवल E2 है, ठीक है। सो एज इट इज ही है ना, E1 की जैसे ही है ना, हमारा एनर्जी लेवल ये E1 रहा, सो एनर्जी लेवल E2 रहा, तो इसका भी सिमिलर ही ग्राफ प्राप्त होगा। अगेन क्लासिकल अलाउडेड रीजन, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन, क्लासिकल अलाउडेड रीजन, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन, क्लासिकल अलाउडेड एंड क्लासिकल फॉरबिडन रीजन, ठीक है। क्लासिकल अलाउडेड रीजन में ग्राफ प्लॉट होगा। सो सिमिलरली एज इट इज, जैसे हमारा ग्राफ यहाँ पे मिला हुआ है वैसा ही ग्राफ यहाँ पे हमको मिलेगा।
ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक अनदर एनर्जी लेवल है और वो है एनर्जी लेवल E3, जो हमारा एक पर्टिकुलर एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। सो इस एक्सिस पे भी क्या होगा, सेम एनालॉजी यूज करेंगे। हमारे पास पार्टिकल यहाँ पे इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मोशन करेगा, सो हम डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज करे, सॉरी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, सो एनर्जी इंक्रीज करेगी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। उसके बाद फिर पोटेंशियल इंक्रीज यानी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज यानी मोमेंटम डिक्रीमेंट, ओके। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर अगेन ये स्मॉल ऑसिलेशन को परफॉर्म करेगा। सो नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन होने लगेगा, मोमेंटम नेगेटिव में मैक्सिमम पहुंचेगा कहाँ पे, इस पॉइंट पे, जब पार्टिकल वापस इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। सो इस डायरेक्शन में आने की वजह से जो है मोमेंटम नेगेटिव रहा और फिर जो है कुछ इस तरह से, और एज इट इज सेकेंड टर्म के लिए, सेकेंड सेगमेंट के लिए भी हमारे पास ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये है कि जो हमारा ग्राफ होगा लेफ्ट साइड में, एज इट इज़ राइट साइड में भी ग्राफ प्लॉट होगा, बल्कि बनाने में ऐसा दिख नहीं रहा है कि एज इट इज़ है, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन है, दिख रहा है आपको भी। सो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एज इट इज़ बना नहीं है। ठीक है, सो बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज इट इज़। सो कोशिश ये कि समझिएगा ये कि जैसा एज इट इज़ लेफ्ट साइड में होगा वैसे ही राइट साइड में, क्योंकि हमारा जो इवन पोटेंशियल है जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट साइड में है। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसा लेफ्ट साइड में होगा एज इट इज़ हमारा राइट साइड में भी होगा, ग्राफ प्लॉट होगा, ओके। सो अब हम एक और एनर्जी लेवल लेते हैं E4। हमारा एनर्जी लेवल है E4। अब इस एनर्जी लेवल के लिए हमें फिर से ग्राफ ड्रॉ करना है। सो ध्यान दीजिए, अगेन हम क्या करेंगे, पॉइंट्स नीचे लेंगे और उसके बाद अगेन इस पार्टिकल को मोशन कराएंगे इस डायरेक्शन में। सो मोशन ध्यान दीजिए, यहाँ से जैसे जैसे पोटेंशियल घटेगा वैसे वैसे मोमेंटम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे पोटेंशियल घटेगा वैसे वैसे मोमेंटम इंक्रीज होगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जो है पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम आने का फिर पोटेंशियल इंक्रीज करना शुरू किया। पोटेंशियल इंक्रीज करने का मतलब क्या है, मोमेंटम का डिक्रीज करना, मोमेंटम डिक्रीज करने लगेगा और फिर सडनली यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी गैप आपको मिलेगा। टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो एक गैप दिखाई देगा। सो यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस वाले एनर्जी लेवल में कोई गैप नहीं था, इक्वल टू 0 को टेंड कर रहा था, तो यहाँ पे भी 0 को टेंड कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे भी एक छोटा सा वैल्यू होगा, ओके। और आफ्टर दैट फिर जो है पोटेंशियल डिक्रीज करने लगा, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन करने की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ तक डिक्रीज करा, डिक्रीज करने का मतलब एनर्जी को, मोमेंटम को इंक्रीज करना है, एनर्जी या मोमेंटम इंक्रीज करेगा और पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आके फिर पोटेंशियल इंक्रीज करने लगा। सो मोमेंटम को डिक्रीज करना है, मोमेंटम डिक्रीज करेगा और फाइनली 0 पे आएगा। और सिमिलरली जब पार्टिकल इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, सो ग्राफ हमारा इस तरह का प्राप्त होगा, ओके। और भी एनर्जी लेवल आप ले सकते हो इसके ऊपर का भी, ठीक है। सो जैसे ही आप एनर्जी लेवल लोगे, सो इसी के डायरेक्शन, इसी के करस्पॉन्डिंग E5 अगर आप लेते हैं, E5 यहाँ पे, सो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि इस सिस्टम में जो है एक्स इक्वल टू 0 को कभी टेंड नहीं करेगा, एक्स इक्वल टू 0 को कभी टच नहीं करेगा, बट यहाँ पे मैंने कट करते हुए नहीं दिखाया है। बट जनरली बुक्स में जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि जिस तरह का जब भी ग्राफ होता है, सो उस पर एक क्रॉस चिन्ह बना हुआ दिखा देते हैं, जो कि गलत है, होता नहीं है, कभी उस पॉइंट को पहुँच ही नहीं पाएगा, इस तरह का कभी होता ही नहीं है। वो टेंड्स टू 0 होगा, बट एग्जैक्टली 0 को पॉइंट पहुँच नहीं पाएगा, ओके।
सो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी वैसे भी आपको पता है कि एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, सो जिसकी वजह से जो है ये कॉन्सेप्ट है। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, हमने आज की क्लास में क्या सीखा, कैसे हम पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं और कैसे उस पोटेंशियल से गिवन फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।